अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा कोई भाई नहीं था, हम सिर्फ दो बहनें थीं और एक दूसरे पर जान निछावर करती थीं। कुछ महीने पहले जब मेरी बहन की शादी हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया हो। आज कई दिनों बाद मेरी बहन और बहनोई हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उन्हें आए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी बहन को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी, जिस पर अम्मा उसे अपने साथ ले गईं और दोनों अस्पताल चली गईं। जाते हुए अम्मा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने बहनोई के लिए खाने का बंदोबस्त करो, हम तब तक अस्पताल से हो आते हैं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बहनोई रह गए थे, इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई और खाना बनाने में लग गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। जब मैंने पलट कर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं, क्योंकि मेरे पीछे मेरा बहनोई खड़ा था, जो अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी और वो मुझे सर से पांव तक घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पलक झपकते ही मुझे अपनी नजरों से ही निगल जाएगा। इसके बदले हुए अंदाज को देखकर मेरे दिल में फौरन ये एहसास उभरा, जरूर कुछ न कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और धीमे लहजे में अपने बहनोई से पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनते ही उसने दोबारा से मेरे वजूद पर नजरें जमा दी। उसकी निगाहें मेरे जिस्म पर इस अंदाज से जमी हुई थीं जैसे वो हर चीज को अपने जहन में कैद करना चाहता हो। मैंने जल्दी से दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की ताकि खुद को ढांप सकूं, मगर मैं नाकाम रही, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं था। उसकी नजरें मेरे लिबास और जिस्म पर इस शिद्दत से मरकूज थीं कि मुझे लगा वो मुझे निगाहों में ही नाप रहा है। उधर मेरी अपनी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया है। कल तक वो मुझसे बड़ी मोहब्बत, नरमी और इज्जत से पेश आता था, मुझे छोटी से छोटी बात पर भी समझाता रहता था। लेकिन आज न जाने क्यों उसका अंदाज, रवैया और नजरों की तपिश सब कुछ बदला सा लग रहा था। फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी माँ और बहन को आने में कितना वक्त लगेगा। मैंने घबराकर एक गहरी सांस ली और झूठ बोल दिया कि वो 5 मिनट में आने वाली हैं। हालांकि सच ये था कि उनकी वापसी में अभी 1 घंटा बाकी था। उसके सवालात और हरकत से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती थी। मुझे इस तरह के मामलात से हमेशा खौफ महसूस होता था और मैं कभी भी अपनी बहन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो शख्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है। वो हालात को इस नहज पर ले आएगा कि मैं कुछ भी समझने और फैसला करने के काबिल ना रहूंगी। वो खामोशी से मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैंने बेख्तियार उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला, मगर मेरी इस हरकत पर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने फौरी बहाना कर दिया कि खाना तैयार हो चुका है और मुझे गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने तेजी से इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब तक मैं किचन से बाहर निकली, मुझे मुसलसल अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपिश महसूस होती रही। मैं जैसे ही कमरे के करीब पहुंची तो अचानक नौकरानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से अपने गांव छुट्टी पर गई हुई थी और इस दौरान घर के तमाम काम मैंने ही संभाले थे। उसे देखकर मेरी खुशी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुझे अपनी हिफाजत का अब एहसास होने लगा था। इसी खुशी में मैं बेसाख्ता उसके गले लग गई। मेरी ये गैर मुतवक्को हरकत देखकर नौकरानी हैरत में पड़ गई, क्योंकि इस घर में काम करने वाले सभी जानते थे कि मैं किसी के साथ घुलती मिलती नहीं। गले लगाना तो दूर, मैं तो किसी को सीधे मुंह सलाम तक नहीं करती थी और नौकरानियों की तरफ देखना भी मुझे पसंद नहीं था। मगर आज न जाने क्यों उसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। नौकरानी भी मेरी ये हालत देखकर हैरत ज़दा हो गई। नरमी से पूछने लगी, बीबी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है?
میں نے فوراً خود کو سنبھالا، تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں سب خیریت ہے، تم فوراً جا کر باقی گھریلو کام سنبھالو۔ میری بات سن کر وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن ابھی وہ کچن میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میرا بہنوئی وہاں آ پہنچا اور اسے روک کر سخت لہجے میں کہنے لگا کہ وہ فوراً واپس اپنے گھر چلی جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی، حیرت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ نوکرانی کو اس وقت واپس بھیجنے کی بات کرے گا۔ نوکرانی بھی حیرت اور الجھن میں مبتلا ہو گئی، کبھی میری طرف دیکھتی تو کبھی اس کی طرف، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ کس کی بات مانے۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، بڑی بیوی جی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دے پاتی، میرا بہنوئی فوراً بول اٹھا، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، طبیعت رات سے ٹھیک نہیں ہے اور میری بیوی بھی انہی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ملازمہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی، میرا بہنوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس بار انتہائی سخت لہجے میں بولا، جب میں نے کہہ دیا تم گھر جاؤ اور کل آنا، تو کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس کا انداز اور لہجہ یکدم بدل چکا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکرانی بھی خوفزدہ ہو گئی، فوراً ہاتھ جوڑ کر بولی، معاف کیجیے گا صاحب اگر میری بات سے آپ کو غصہ آیا ہو، میں ابھی جا رہی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل جیسے لرز اٹھا، میرے اندر خوف نے جڑیں پکڑ لی۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا اس گھر میں اب کوئی بھی مجھے بہنوئی کے ارادوں سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات، بدلتی ہوئی نظریں اور غصے کے بعد ابھرتی ہوئی وہی مسکراہٹ، یہ سب کچھ مجھے شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ نوکرانی 5 منٹ بعد گھر سے رخصت ہو گئی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، میرا بہنوئی دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی عجیب مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، آج میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس دوران کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ تم جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کی یہ بات اتنی عجیب اور معنی خیز تھی کہ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے کہا، آپ میرے ساتھ وقت کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھ سے تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ ابھی کہہ دیں، کیونکہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتی۔ میری بات پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، پھر بڑے عجیب انداز میں بولا، یہ باتیں کرنے والی نہیں بلکہ سمجھانے والی ہیں، اور تمہیں سمجھانے میں شاید مجھے کافی وقت لگ جائے۔ اس کے لہجے اور انداز نے میرے اندر خوف کی لہر دوڑا دی اور میں دل ہی دل میں اس کے ارادوں کو بہت حد تک سمجھ چکی تھی، لیکن میں نے خود کو ظاہری طور پر مضبوط اور بے فکر ظاہر کیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے میں نے اپنی امی کو فون کیا تھا۔ ان سے کہا تھا، امی مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگ رہا ہے، آپ دونوں کب تک واپس آئیں گی؟ تو اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا تھا، فکر مت کرو میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی۔ یہ جان کر میں نے وقتی طور پر خود کو تھوڑا مطمئن محسوس کیا اور ظاہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے امید تھی کہ وہ کچھ کہنے یا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس سے اور زیادہ محتاط رہوں گی۔ اس کی نظریں جس انداز سے میرے جسم کا جائزہ لے رہی تھیں وہ مجھے شدید ناگوار لگ رہا تھا۔ اس کا گھورنے کا انداز نہایت غیر مناسب اور تکلیف دہ تھا۔ میں اندر سے شدید غصے میں تھی، مگر مجبوراً اس وقت مجھے اپنے غصے کو نگلنا پڑا کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات بھی ایسی تھی جسے میں اپنی بہن سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ایسا طوفان اٹھے گا جو شاید ساری زندگی کے لیے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جائے گی جسے چاہ کر بھی
नहीं गिराया जा सकेगा। इसलिए बहन का घर खराब करने का रिस्क तो मैं किसी सूरत भी नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने अंदाज में इस मामले से निपटूंगी। कोई ऐसा काम करूंगी जिससे ना सिर्फ मेरी इज्जत भी महफूज हो जाए, बल्कि उसके साथ साथ मेरे बहनोई को भी सबक हासिल हो जाए। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि वो पुराना खिलाड़ी है। फिर मैंने जल्दी से अलमारी खोली, अपने लिए कपड़े निकाल कर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में भी मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, मगर अभी भी मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जो भी था, मैं औरत जात थी, कब तक एक मर्द के साथ मज़ाहमत कर लेती। इसी खौफ से मैं वॉशरूम में कैद रही, सोचती रही कि अब क्या किया जाए। 1 घंटा यहाँ पर रुककर इंतजार किया जाए या बाहर निकला जाए। फिर मैं वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक मुझे याद आया, कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अपना दरवाजा अच्छी तरह से लॉक किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सुकून में मिला और मैं वॉशरूम से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई खड़ा था, जो उस वक्त बहुत ही बुरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फौरन ही मुझ पर झपट पड़े। उसको देखकर मेरी जुबान हकलाने लगी। मैंने उससे पूछा, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो पुरसरार अंदाज में मुस्कुराते हुए लगा और कहने लगा, वही जो तुम कब से मुझसे चाह रही थी। उनकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और चिल्लाते हुए कहा, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। बेहतर यही है कि आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। मगर वो कमरे से निकलने के बजाय मुसलसल मेरे वजूद को देख रहा था। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत ही बेबाक या मॉडर्न किस्म का लिबास पहन रखा था। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए था। अपने बहनोई की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त मैं उनके सामने हाथ जोड़ती और उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाएं, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलें। मगर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, वैसे वैसे मुझे अपने रूह जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उससे कहा, प्लीज तुम वहीं पर रुक जाओ, और उसे धमकाते हुए कहा, देखो अभी थोड़ी देर में अम्मी भी आने वाली हैं। जैसे ही अम्मी आएंगी, मैं उन्हें तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारी अम्मी आज इस घर में वापस आएंगी? और अब तो उसकी बात सुनकर मेरे होशो हवास भी उड़ गए थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वो पुरसरार अंदाज में मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सोनिया की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने मुझे एक दिन पहले कॉल करके बताया था कि सोनिया को अस्पताल भेजो और उसे 3 दिन के लिए अस्पताल में रखेंगे। मैंने तुम्हारी माँ को उसके साथ इसी वजह से भेजा, क्योंकि मुझे पता था वो अगले दिन वापस आएंगी। लिहाजा अब वो एक दिन अपनी बेटी के पास भी रुकेंगी और ये एक दिन मेरे पास काफी है। मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लूं। अब की बार मैंने अपने बहनोई के सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें कहा, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन जवाब में वो मुझे कहने लगा, अरे मैं कब ऐसा कर रहा हूं, बल्कि तुम ही मुझे हर बार इशारे देती थी। तुम ही तो मुझे हर बार अपने पास बुलाती थी। तुम ही तो मुझे हर बार बहकाने की कोशिश करती थी। बहनोई की ये अजीबो गरीब बातें मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और उन्हें कहने लगी, खुदा का वास्ता है, झूठ मत बोले। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, नहीं मैंने ऐसा कभी चाहा है। वो झट से बोला, मगर मैं तो अब यही चाहता हूँ। ये कहकर वो दोबारा से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरे बाजू अपने हाथों में पकड़ लिए। इससे पहले कि वो मुझे करीब करता या मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता, अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। मेरी सांस बुरी तरह फूली हुई थी। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन खड़ी थी।
अपनी बहन को वहां पर देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने चोर नजरों से अपने बहनोई की तरफ देखा, लेकिन वो पुरसकून अंदाज में खड़ा था। मेरी बहनोई को देखकर वो कहने लगी, अरे आप यहाँ पर हैं? मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। मेरी बहन बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे हम दोनों पर किसी भी किस्म का कोई शक हुआ है। मैं भी इस सूरत में अपनी बहन से इस तरह की बात करके उसे बदजन नहीं करना चाहती थी। मगर अब मैंने एक बात तय कर ली थी कि अब मैं अपनी बहनोई से फासले पर रहूंगी और अब उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगी, ना ही उसके करीब जाऊंगी। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से बची थी और दोबारा मैं कभी भी उसके करीब जाने का रिस्क नहीं लूंगी। मुझे बहनोई की बातें परेशान कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं खुद उसे अपनी तरफ मतवज्जो करती हूँ, जबकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा। पता नहीं उसे मेरी किस अदा से ऐसा लगा था कि मैं उसे वर्गलाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में दाखिल हुई। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थीं। अम्मी को परेशान देखकर मैं भी परेशान हो गई और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ है? अम्मी ने मुझे बताया, तुम्हारी बहन उम्मीद से है। मैं हैरान हो गई और अम्मी को कहने लगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपको तो मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए और सबको ये खबर सुनानी चाहिए। मुझे यकदम बहुत पुरजोश हो गई थी। खाला बनने का सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अम्मी की अगली बात सुनकर मेरी ये खुशी भी खत्म हो गई। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने मुझे ये बताया है कि ये बच्चा जाया कर दिया जाए तभी ठीक रहेगा, वरना अगर तुम्हारी बहन ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान जा सकती है और फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना बच सके। ये कहकर अम्मी ने अपना सर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहा, आप फिक्र ना करें, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगी, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही जिद कर रही है कि उसने इस बच्चे को जन्म देना है। उसने मुझे तुम्हारे बहनोई को बताने से भी मना कर दिया है और मुझे कसम दी है कि अम्मी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो मेरी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थीं। मुझे भी अपनी बहन की फिक्र होने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। उन दिनों हमारे घर में बहनोई के चक्कर भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वो अब बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा था और ज्यादातर वक्त उसी वक्त आता था जब अम्मी घर पर मौजूद नहीं होती थी। बाजुकात तो मैं उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती, लेकिन जिस दिन वो घर के अंदर दाखिल हो जाता उस दिन उसे घर से निकालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं शुक्र अदा करती थी कि नौकरानी घर पर मौजूद होती। कम से कम उसकी मौजूदगी में वो मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। मगर मैं उस वक्त से डर रही थी जिस वक्त घर पे कोई भी मौजूद ना हो। उस दिन मेरा क्या होगा, ये ख्याल सोचकर मेरी रूह कांप जाती थी। मगर मैंने अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा रखा हुआ था। उस वक्त भी मैं जीन्स शर्ट में मलबूस थी और अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि अचानक ही मुझे नौकरानी का बुलावा आ गया। मैं जल्दी से किचन में गई। मुझे लगा शायद किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन किचन में खड़ी शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वहां पर मेरा बहनोई खड़ा था, जो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से मेरे वजूद को देख रहा था। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा। इससे पहले कि मैं बाहर निकलती, उसने मुझे रोक दिया और मुझे कहने लगा, तुम क्यों हर बार मुझे अपनी तरफ मतवज्जो करती हो? तुम क्यों चाहती हो कि मैं बार बार तुम्हें देखूं? मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, आपको किस बात से ऐसा लगा है? मैं आपको अपनी तरफ मतवज्जो करती हूँ? क्या मैंने आपसे कभी भी कोई इस तरह की बात की है? मैंने आपको कभी कोई ऐसा इशारा दिया है जिसकी वजह से आप बार बार मुझे यही बात कहते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम हमेशा मुझे इशारे देती हो, तुम हमेशा मुझे अपने पास बुलाती हो। आपके मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपकी धमकियों में हरगिज नहीं आऊंगी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, मुझे दीवार से लगाते हुए कहने लगा, अभी भी तुम मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही हो। अभी भी तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे वजूद को देखता रहूं और तुमसे कुछ ऐसा वैसा करूं जिसकी तुम्हें तलब है। मैंने खुद को उसके हाथों से आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरानी वहां पर आ जाए। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहनोई कहने लगा, फिक्र मत करो, इसे मैंने घर पर भेज दिया है। अब वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। अब तो मैंने घर का मेन दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया है। अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वो दरवाजा भी मैं अब उसी वक्त खोलूंगा जिस वक्त मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। इतने अरसे से तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, लेकिन माजरत कि मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा। उस वक्त की बातें सुनकर मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी और उसे कहने लगी, खुदा के लिए झूठ मत बोलो, मुझ पर रहम करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं चाहती हूं कि लड़कियों के पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम बार बार इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करना नहीं आता। अब की बार उसने संजीदगी से कहा। वो पीछे की तरफ हट गया। तुम हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हो जो लड़कों को तुम्हारी तरफ मतवज्जो करते हैं। उसका इशारा मेरी जीन्स और शर्ट की तरफ था। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे कहा, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आइंदा इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी। इससे पहले भी मेरे साथ इस तरह का हादसा पेश आ चुका था। कुछ लड़के मेरे पीछे चले आए थे। इसकी वजह यही थी कि मेरा जिस्म इस तरह के कपड़ों में नुमायां हो रहा था। अब जाके मुझे पता चला कि बहनोई इसी वजह से मेरी तरफ मतवज्जो हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा उसके सामने बेबाक लिबास पहन कर जाती थी, जिसकी वजह से उसके जज्बात बेकाबू हो जाते थे। और उसने ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो मुझे इस चीज का एहसास दिला सके कि मैं अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हूँ। मुझे इस चीज का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया था। मुझे अपनी गलती का भी पता चल गया था। मुझे मेरा बहनोई हमेशा ही बातों बातों में समझाता था और कहता था कि इस तरह का लिबास ना पहना करो, लेकिन मैं उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देती थी, हट धर्मी दिखाती थी। अब वो मुझे अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहता था और मुझे ये बताना चाहता था कि लड़कियों की इज्जत हमेशा ही अच्छे लिबास में की जाती है। जो लड़कियां इस तरह का लिबास पहनती हैं, ना तो उनके अपने उनकी इज्जत करते हैं और ना ही पराये उनकी इज्जत करते हैं। उसके बाद मैंने अपना लिबास तब्दील कर दिया। अब मैं एक मुनासिब लिबास पहनने लगी थी। कमीज शलवार और दुपट्टा फैलाकर ओढ़ती थी। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि कितने बारीक कपड़े पहनती थी, जिनमें से मेरा सारा जिस्म नुमायां हो जाता था और अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाहर जाती थी। इस तब्दीली के बाद मुझे एहसास हुआ था कि लोग भी इन्हीं लड़कियों की इज्जत करते हैं जो लड़कियां अपनी इज्जत खुद करती हैं। और इस्लाम हमें मुकम्मल पर्दा करने की तालीमात देता है, और एक हम हैं जो इस्लामी तालीमात को नजरअंदाज करके खुद अपनी नुमाइश करते हैं, और फिर जब हमें इस गुनाह के नताइज भुगतने पड़ते हैं तो हम सारा कसूर दूसरों पर डाल देते हैं। क्योंकि ये अटल हकीकत है कि मक्खियां हमेशा उसी चीज पर बैठती हैं जिसे ढांप कर ना रखा जाए। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाजरीन, मजीद इस तरह की सबकआमूज़ कहानियां और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।